दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश में। और मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ दुनिया की सेकंड वेल्दीएस्ट कंट्री जो कि है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग वैसे तो एक छोटा सा देश है, बट देश होने के साथ साथ ये एक शहर भी है, तो शहर और देश दोनों का नाम ही लग्जमबर्ग है। मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है ब्रसेल्स से और मैं ट्रेन लेने वाला हूँ ब्रसेल्स के मिडी स्टेशन से। तो अगर आप लग्जमबर्ग जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेन ही चूज़ करें, क्योंकि ये ट्रेन की जर्नी होगी लगभग 3.5 घंटे की। और अगर आप बस से जाते हैं तो आपको रूट थोड़ा लंबा पड़ेगा और आपकी टाइमिंग भी प्रॉपर सेट नहीं हो पाती है कि आप ये डे ट्रिप कंप्लीट कर पाएँ। मेरी ट्रेन कनेक्टिंग ट्रेन है, तो मुझे नामूर स्टेशन पे लगभग 30 मिनट्स रुकना होगा और फिर मुझे लग्जमबर्ग के लिए एक दूसरी ट्रेन लेनी होगी जो कि मुझे डायरेक्टली लग्जमबर्ग उतारेगी। नामूर से लग्जमबर्ग पहुंचने में मुझे अभी लगभग 1 या 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो देख लेते हैं इस ट्रेन में क्या क्या खासियत है। ये ट्रेन काफ़ी हाईटेक लग रही है। इसके वॉशरूम्स एकदम लिफ्ट की तरह हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक। देखिए बटन दबाया और डोर ओपन हो गया, और अभी इसको बंद करने के लिए भी मुझे बस बटन ही दबाना है। मिरर लगा हुआ है बड़ा सा इसके अंदर। इसके अलावा ये जो नल वगैरह हैं, जो टैप्स हैं, ये भी ऑटोमेटिक सेंसर वाले हैं। जो ड्रायर है हैंड ड्राई करने के लिए, बस आप हाथ नीचे कीजिए और सेकंड्स में आपके हाथ सूख जाएंगे। इट्स रियली इम्प्रेसिव। तो लगभग 3.5 घंटे की जर्नी के बाद अब हम पहुंच चुके हैं लग्जमबर्ग। तो चलिए सिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। लग्जमबर्ग का ये रेलवे स्टेशन 1859 में पब्लिक के लिए पहली बार ओपन किया गया था और तब यह पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था। उसके बाद में इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया, मॉडर्न बिल्डिंग बनाई गई और 2006 में 95 मिलियन यूरोज लगाने के बाद इसे पूरी तरह से दोबारा रिनोवेट किया गया। रेलवे स्टेशन के इंफॉर्मेशन सेंटर से मैंने ये सिटी मैप ले लिया है और अब मैं निकल रहा हूँ सिटी को एक्सप्लोर करने। एक्चुअल मैप लेने से ये बेनिफिट रहेगा कि सिटी की जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो सारे हमें इजीली इसमें पता चल जाएंगे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ट्राम स्टैंड और बस स्टैंड मिल जाएगा। लग्जमबर्ग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री है, तो आपको कोई भी कार्ड या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट नहीं लेना होता है। लग्जमबर्ग की नेशनल लैंग्वेज लग्जमबर्गिश है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच भी बोली जाती है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिटी को वॉक करके ही एक्सप्लोर करूंगा। यहाँ से मेन अट्रैक्शंस ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी ना लें। वैसे चॉइस आपकी है क्योंकि ये फ्री है। लग्जमबर्ग एरिया वाइज तो एक छोटी कंट्री है, बट रिचनेस वाइज अगर हम वेल्थ वाइज बात करें तो ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम सेकंड लार्जेस्ट पर कैपिटा इनकम है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी मैं जिस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बैंकिंग म्यूजियम। इस म्यूजियम के अंदर लग्जमबर्ग की फाइनेंशियल हिस्ट्री और जो भी उनकी ग्रोथ है शुरू से लेके अभी तक, उसके बारे में डिटेल्ड में एग्जीबिशन लगी हुई है। ऑल्दो अभी कोविड का पीरियड चल रहा है और कुछ रिनोवेशन काम भी चल रहा है, जिसके कारण यह बिल्डिंग क्लोज्ड है टूरिस्ट के लिए। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं लग्जमबर्ग के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो कि एडोल्फ ब्रिज या इसे न्यू ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज 1903 में यहाँ के किंग एडोल्फ ने बनवाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम एडोल्फ ब्रिज रखा गया। इसकी शेप जो है ये डबल आर्क है, स्टोन पे ये बनाया हुआ है और डबल डेक है। एक्चुअली इसमें पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से नीचे से निकलने के लिए रास्ता इन्होंने दिया हुआ है। और इस ब्रिज की जो खूबसूरती है, आप इमेजिन करिए कि 1900 में इसको बनवाया गया और खूबसूरत होने के साथ साथ ये मजबूत भी काफ़ी है। इसके ऊपर से ट्रैम्स निकलती हैं, इसके ऊपर से लोग जाते हैं, कार्स, ट्रक, सब कुछ निकलता है, बट फिर भी ये काफ़ी मजबूत ब्रिज में कहूँगा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है सिटी का, क्योंकि ये सिटी सेंटर में इसके लेफ़्ट में ही काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं और साथ के साथ जो मेन अट्रैक्शंस हैं लग्जमबर्ग के वो आसपास ही हैं।
आई होप कि लग्जमबर्ग का यह टूर आप एंजॉय कर रहे होंगे, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करें। एडोल्फ ब्रिज के पास ही है कॉन्स्टिट्यूशन स्क्वायर, जहां पर बना हुआ है ये गोल्डन मॉन्यूमेंट जिसका नाम है गेलाफ्रा। यह मॉन्यूमेंट 1923 में लग्जमबर्ग के उन लोगों की याद में बनाया गया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे, और यह आज भी सिंबलाइज करता है लग्जमबर्ग की फ्रीडम और रेजिस्टेंस को। गेलाफ्रा मेमोरियल के पास ही है एक छोटा सा अम्यूजमेंट एरिया, जहां पर हैं कुछ सोविनियर शॉप्स और इसके अलावा हैं कुछ फूड शॉप्स भी, तो आपको यहाँ पर स्नैक्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अभी मैंने ली है ये चॉकलेट, एक्चुअली ये फ्रूट से बनी हुई है। फ्रूट्स अंदर है, इसमें कीवी है, बनाना है, ऑरेंज है और कई सारे फ्रूट्स हैं, मे बी स्ट्रॉबेरी भी है शायद, और उसके ऊपर इन्होंने चॉकलेट डाल रखी है। तो ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है वैसे तो, चलिए ट्राई करते हैं। और अब हम जा रहे हैं लग्जमबर्ग के लोअर टाउन में स्थित द बॉक केसमेट्स देखने। 963 एडी में लग्जमबर्ग के फर्स्ट रूलर काउंट सिगफ्राइड ने अपनी प्रॉपर्टीज को सिक्योर करने के लिए अपर टाउन और लोअर टाउन के आसपास काफ़ी सारी डिफेंस वॉल्स बनवाना स्टार्ट की। इससे सिटी तो सिक्योर हो गई, पर पूरा लग्जमबर्ग शहर चौड़ी चौड़ी दीवारों से कवर हो गया। ओवर द ईयर्स यहाँ पर कुछ फेमस पर्सनैलिटीज जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट और नीदरलैंड्स के प्रिंस हेनरी ने भी विजिट किया। इसके रुइंस अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए गए हैं और यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसी से कनेक्टेड है लग्जमबर्ग का मोस्ट फोटोजेनिक ब्रिज, जो कि है पैसरल ब्रिज। यह एक वायडक्ट स्टाइल का ब्रिज है जो कि सीरीज ऑफ आर्क्स पे बने हुए होते हैं। इसे ओल्ड ब्रिज भी कहा जाता है। ये तैयार हुआ था लगभग 1861 में। इस ब्रिज के नीचे बना हुआ है एक स्केट पार्क भी, जहां पर अभी कुछ यंगस्टर्स स्केटिंग एंजॉय कर रहे हैं। ओल्ड ब्रिज के पास ही है 11th सेंचुरी में बना हुआ यह सेंट क्विरिन चैपल। गॉथिक स्टाइल में बने हुए इस चैपल को एक रॉक के ऊपर बनाया गया है और इसके अंदर 2 केव्स भी हैं। इस चैपल के अंदर है एक नेचुरल वाटर सोर्स। ऐसा माना जाता है कि उसके पानी से किसी भी टाइप की आई डिसीज को क्योर किया जा सकता है। अभी यह चैपल विजिटर्स के लिए पूरी तरह से क्लोज्ड है और इसे आप बस बाहर से ही देख सकते हैं। लोअर टाउन की खूबसूरत वैलीज एंजॉय करने के बाद अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं अपर टाउन। याद रखिए कि लग्जमबर्ग सिटी में वाईफाई एकदम फ्री है, तो आपको नेविगेशन या फिर गूगल मैप्स यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम जा रहे हैं यूरोप की सबसे खूबसूरत बालकनी। हालांकि यह बालकनी नॉर्मल घरों की बालकनी जैसी तो नहीं है, बट यहाँ से आपको मिलता है लग्जमबर्ग सिटी का बेस्ट व्यू। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं लग्जमबर्ग के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट। यह व्यू पॉइंट कहलाता है कॉर्निश व्यू पॉइंट, जो कि 17th सेंचुरी में बनाया गया था। दिसंबर 1994 में लग्जमबर्ग के एंशिएंट क्वार्टर्स को और फोर्टिफिकेशंस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया था। अभी मैं आ चुका हूँ लग्जमबर्ग के ओल्डेस्ट चर्च के सामने, सेंट माइकल्स चर्च, और यह स्थित है यहाँ के फिश मार्केट में, जो कि मेन मार्केट यहाँ का है। और ये सबसे पुराना चर्च है लग्जमबर्ग का। आइए एंटर करते हैं।
इस चर्च के अंदर एक काफी पुरानी मैकेनिकल क्लॉक भी रखी हुई है। लग्जमबर्ग के ओल्ड टाउन में ही एक स्ट्रीट है जिसका नाम है फिश मार्केट। हिस्टोरिकली यह प्लेस यहाँ का सिटी सेंटर थी और यहाँ पर एग्रीकल्चर, फिश और अदर प्रोडक्ट्स के बिजनेसेस हुआ करते थे। लग्जमबर्ग के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि यहाँ के लोग ओन करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्स, यानी कि पर 1000 लोगों में से 647 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ना कोई कार जरूर होती है। फिश मार्केट स्ट्रीट में ही है लग्जमबर्ग का नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट। इस म्यूजियम की एंट्री एकदम फ्री है। यह म्यूजियम डेडिकेट है लग्जमबर्ग की हिस्ट्री के आर्ट वर्क और कई सारे आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए। इस म्यूजियम को बनाने का फर्स्ट प्रपोजल आया था फ्रेंच ऑक्यूपेशन के समय, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम यह म्यूजियम नहीं बनाया गया। ईयर 1868 में लग्जमबर्ग की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने एक म्यूजियम तैयार किया। उसके बाद में ईयर 2002 में अगेन यहाँ की म्यूजियम बिल्डिंग को एक्सपेंड किया गया और फिर इसे पब्लिक के लिए रीओपन कर दिया गया। इस म्यूजियम को देखने में मुझे लगा लगभग 1 आवर का टाइम। रेनडियर की फर से बना हुआ यह टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्दियों में लोग कैसे अपने घरों को और अपने आप को गर्म रखते थे। इसके अलावा एंशिएंट और मॉडर्न टाइम की काफी सारी आर्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं। लग्जमबर्ग का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर्स है, बट लग्जमबर्ग हमेशा से इतना छोटा नहीं था। टाइम टू टाइम नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस के साथ इनके बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं, बट फाइनली 1890 में ब्रिटेन के इंटरफियर के बाद लग्जमबर्ग को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया और तब से इसकी एक इंडिपेंडेंट हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। दोस्तों, अभी आप जो मेरे पीछे ग्रांड बिल्डिंग देख रहे हैं, यह है लग्जमबर्ग का कैथेड्रल द नोटर डेम। बेसिकली नोटर डेम का मतलब होता है आवर ग्रेट लेडी। तो ये चर्चेज जो होते हैं ये मदर मैरी को डेडिकेटेड होते हैं। तो मेरे पीछे जो चर्च है 1690 में बनकर ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अभी इसे यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया है। लग्जमबर्ग अपने कैफे कल्चर के लिए भी जाना जाता है। तो चाहे हो वह अपर टाउन या हो सिटी का लोअर टाउन, आपको कई सारे डिफरेंट कैफेज मिल जाते हैं जो कि अपने व्यूज के लिए फेमस हैं। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं कॉफी विद अ व्यू। लग्जमबर्ग सिटी के लोअर टाउन में 2.5 किलोमीटर लंबा एक ट्रेल बना हुआ है जिसे आप फ्री ऑफ चार्ज एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस ट्रेल में है 13 इंफॉर्मेशन पॉइंट्स जो कि आपको बताते हैं कि कैसे एक हेल्दी और बैलेंस्ड एनवायरनमेंट के लिए बीज और इंसेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो चर्च आप देख रहे हैं ये वही चर्च है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर बालकनी से देखा था। तो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूं लग्जमबर्ग की मोस्ट आइकॉनिक प्लेस, दैट इज द लिटिल मरमेड। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन के अलावा लग्जमबर्ग भी एक ऐसी सिटी है जहां की लिटिल मरमेड फेमस है। इस लिटिल मरमेड को एक 3D प्रिंटर से बर्लिन में डिजाइन किया गया था और उसके अलावा इस पे सेरेमिक की कोटिंग की गई हंगेरी में। एक्चुअली ये मरमेड है लग्जमबर्ग के फर्स्ट रूलर सिगफ्राइड की वाइफ मेलुसीना। तो सिगफ्राइड और मेलुसीना एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे थे कई सालों तक और उनके कुछ बच्चे भी थे। एक रात जब सिगफ्राइड मेलुसीना के कमरे से निकला तो उसने देखा कि मेलुसीना एक पूल के अंदर है और उसके पैरों की जगह एक फिश टेल है।
उस रात सिगफ्राइड को पता चला कि उसकी वाइफ मेलुसीना एक लेडी नहीं है, जबकि वह है एक जल परी। अपना सच सामने आने के कारण मेलुसीना काफी दुखी हुई और वह वापस पानी में चली गई। उसके बाद मेलुसीना को किसी ने नहीं देखा। मर्मेड के पास ही सेंट्रल लग्जमबर्ग में एक एरिया है जिसका नाम है ग्रंड। 17वीं सेंचुरी में यह एरिया लग्जमबर्ग का मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया हुआ करता था और आजकल इस एरिया में 1000 से भी कम लोग रहते हैं। यह ग्रंड एरिया समर्स और विंटर्स दोनों ही सीजन में घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। लग्जमबर्ग के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि लग्जमबर्ग की सैलरीज पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो अगर कोई भी लग्जमबर्ग में काम करता है तो वो यूरोप की दूसरी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा अर्न करता है। लग्जमबर्ग सिटी का आर्किटेक्चर एक मिक्स्ड आर्किटेक्चर है, मेडिवल मॉडर्न और क्लासिक स्टाइल का। सिटी के अपर टाउन में आपको कुछ मेन बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये जुडिशरी कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में है काफी सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जहां से सिटी को गवर्न किया जाता है। पूरे यूरोपियन यूनियन में लग्जमबर्ग की पॉपुलेशन है सबसे कम, जो कि है लगभग 6 लाख पीपल। यह बिल्डिंग है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की और इसके पास में ही है यहां का सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के आसपास का एरिया सराउंडेड है कई सारे रेस्टोरेंट से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लग्जमबर्ग का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल फ्री है, तो चाहे आप बस लें या लें आप ट्राम, आपको कुछ भी एडिशनल कॉस्ट पे नहीं करनी होती है। और अब मैं जा रहा हूं लग्जमबर्ग के सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहां से मुझे ब्रसेल्स के लिए नाइट ट्रेन मिलेगी। आई होप कि लग्जमबर्ग का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।